ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर परिसर की विकास परियोजना के लिए आज आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री वर्चुअल रूप से शामिल हुए। प्रदेश में स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए लंबित कृषि पंपों का किया जाएगा ऊर्जाकरण, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। भारतीय थल सेना द्वारा कल से दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में उपार्जित सरप्लस धान की नीलामी कल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू होगी। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास से संबंधित परियोजना के लिए आज आधारशिला रखी गई। ये परियोजना केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इस परियोजना के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 45 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर में पहाड़ी की बाईं तरफ करीब 9.5 एकड़ क्षेत्र में श्रीयंत्र डिजाइन का निर्माण किया जाएगा। इसमें पर्यटकों को होटल, रेस्तरां, उद्यान, खेल मैदान और ऑडिटोरियम जैसी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही मंदिर तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाई जाएगी और मंदिर जाने वाली सीढ़ियों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान अर्थात प्रसाद योजना के तहत अब तक देश भर में 13 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पूरी राशि केंद्र सरकार प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रतिरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की खुराक लेकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस वैक्सीन में कोई त्रुटि नहीं है और अब इसके बारे में सभी प्रकार की भ्रांतियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी नहीं के बराबर हैं और इक्का दुक्का मामले में ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। देश में कोविड का टीका लगवाने वालों की संख्या आज 1,48,54,000 से ज्यादा हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 2,25,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल से शुरू हुए टीकाकरण के दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से आयु के बीमार लोगों ने उत्साह से कोरोना का टीका लगवाया। प्रदेश में समूह के करीब 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच राज्य में पिछले सप्ताह 1,710 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 51 से 60 वर्ष आयु के 33% लोग शामिल थे। राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार ये बात सामने आई है कि लक्षण के बावजूद कोरोना जांच नहीं कराने वाले लोग खासतौर से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। समिति के सदस्य और यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि हल्के लक्षण आने पर भी बुजुर्गों को तुरंत कोरोना जांच करानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में पुलिस ने बिना मास्क लगाए घर से निकले 37 लोगों से 3,700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की।
प्रदेश में किसानों के स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए लंबित 35,000 से अधिक कृषि पंपों का ऊर्जाकरण किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में की। इसके साथ ही विद्युत कनेक्शन के लिए लंबित सभी कृषि पंपों को अगले वित्तीय वर्ष में स्थायी विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि इस वर्ष प्रदेश में 10,504 पंपों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। विद्युत कनेक्शन देने से प्रदेश के किसानों को 2 फसल लेने के दौरान सिंचाई की सुविधा मिलती रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक महिला माओवादी की आत्मसमर्पण के मामले में विपक्षी सदस्यों ने स्थगन पेश किया और इस पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रही है। महिला की खुदकुशी को आत्महत्या बताए जाने को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया। इसके बाद आसंदी ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। एक ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों की एंटीबायोटिक सिरप खरीदी के मामले को लेकर सरकार पर अमानक दवा खरीदी का आरोप लगाया। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विभाग ने दवा के सिर्फ एक बैच में गड़बड़ी पाई है और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दवा आपूर्ति के पहले अधिकृत प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। इस मामले में भी दवा की गुणवत्ता की जांच कराई गई थी और इस संबंध में अमानक दवा पाए जाने पर संबंधितों से भुगतान राशि की वसूली की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आज सदन में बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत हुई। इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कल राज्य का बजट पेश किया था। आज और कल बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वहीं 4 मार्च से विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय थल सेना द्वारा कल से दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। यह भर्ती रैली 12 मार्च तक चलेगी। इस भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के करीब 40,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। भर्ती रैली में सैनिक सामान्य ड्यूटी, लिपिक, तकनीकी, नर्सिंग और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। रायपुर जिले के आवेदकों के लिए 6, 7 और 10 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। आयोजकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाने को कहा है। उम्मीदवारों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। भर्ती रैली के संबंध में पूछताछ के लिए कंट्रोल रूम जिला रोजगार कार्यालय मालवीय नगर दुर्ग में स्थापित किया गया है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित सरप्लस धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कल 3 मार्च से शुरू होगी। नीलामी के लिए अब तक 30 बिडर्स का पंजीयन किया जा चुका है। प्रथम सप्ताह की नीलामी में धमतरी, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद और महासमुंद जिले की 144 समितियों से 3,89,000 मीट्रिक टन अतिशेष धान की नीलामी की जाएगी। भिलाई नगर पालिक निगम के 70 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें सामान्य वर्ग के 27, सामान्य महिला वर्ग के 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के 12, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के 6, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2, अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के 1 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 6 और अनुसूचित जाति महिला वर्ग के 3 पदों का आरक्षण किया गया है। आरक्षण की प्रक्रिया दुर्ग जिला कलेक्टोरेट में की गई। इस मौके पर विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कोई भी यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 और रेल मदद वेबसाइट ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसका तत्काल निवारण रेलवे की ओर से किया जाएगा।
मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा के सांसद नंदकुमार चौहान का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने श्री चौहान के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित एनएसपीसीएल के पावर प्लांट में बीती रात चिल्ड वाटर प्लांट का स्लैब टूटने से एक इंजीनियर की मौत हो गई। बताया जाता है कि असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत ये इंजीनियर कूलिंग टावर का निरीक्षण करने पहुंचा था। इसी दौरान स्लैब टूटने से इंजीनियर पानी टंकी में गिर गया, जिसका शव सुबह बरामद किया गया। मृत युवा इंजीनियर आंध्रप्रदेश का रहने वाला था। मृत्यु के कारणों की जांच के लिए एनएसपीसीएल की ओर से 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। सुकमा जिले में माओवादियों ने एक मालवाहक वाहन पर तीर बम से हमला कर दिया। इस हमले में वाहन का हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक मालवाहक वाहन दोरनापाल नगर से लगे जंगल की ओर जा रहा था, तभी माओवादियों ने वाहन में तीर बम से हमला कर दिया। घटना के बाद सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने घायल हेल्पर को दोरनापाल के अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश के 25 खिलाड़ी अब रेफरी की भूमिका अदा करेंगे। राजनांदगांव में मिनी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रेफरी सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार में राष्ट्रीय रेफरी प्रशिक्षक निहार शाह ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। उन्हें मिनी फुटबॉल खेल के नियमों के बारे में जानकारी दी गई और लिखित तथा मौखिक परीक्षा ली गई। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी 25 प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय रेफरी घोषित कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के शास्त्री चौक स्थित नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष से कोरबा मेडिकल कॉलेज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ और मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन किया। नगर पालिका चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया है। मतदाता 9 मार्च तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के 35 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। खाद्य विभाग ने प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों और हॉकरों द्वारा मार्च माह के लिए उपभोक्ताओं को वितरण करने मिट्टी तेल का आवंटन जारी किया है। प्रदेश में रायपुर रेंज पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवारों का चयन आरक्षक पद के लिए होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया और इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बेमेतरा जिले के मारो क्षेत्र में ईंट भट्टा के गिरने से उसमें दबकर एक महिला और बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 5 साल की एक बालिका की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर परिसर की विकास परियोजना के लिए आज आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री वर्चुअल रूप से शामिल हुए। प्रदेश में स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए लंबित कृषि पंपों का किया जाएगा ऊर्जाकरण, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। भारतीय थल सेना द्वारा कल से दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में उपार्जित सरप्लस धान की नीलामी कल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।